हेलो बच्चों। तो आज हम लोग 5 जुलाई की शिफ्ट 1 पे आ गए हैं। अब सिर्फ 2 दिन बचेंगे और 2017 के सारे पेपर्स सीपीओ के ख़त्म। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ से मोटिवेशन भी लेते चलना है और स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर। अच्छा पेपर है, इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वैसे सीपीओ के सभी जितने भी सेट्स मैंने लगाए हैं सभी में ही थोड़ा सा क्वेश्चंस बेटर हैं सीएचएसएल के कंपैरिजन में, और इवन सीजीएल से भी बेटर ही क्वेश्चंस इसमें होते हैं। ठीक है, तो देखो ये पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं। 3 क्रमागत विषम संख्याएं क्या है, 1, 3, 5। इनका योग 5, 3, 8 और 1, 9 से विभाज्य होगा। 9 से हमेशा विभाज्य होगा। ठीक है, अब आप चाहो तो और आगे का भी चेक कर सकते हो। 3, 5, 7, तो ये कितना आ जाएगा, 7, 3, 10 और 5, 15। अच्छा देखो यहाँ पे 9 तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 15 है और ये 9 है तो फिर एक और चेक करते हैं, 5, 7 और 9, तो ये कितना आ जाएगा। अच्छा देखो ये सारे ही नंबर से 21 बन गया है ना, तो ये सभी किससे हैं, 3 से डिविजिबल है। 9 तो कंफर्म नहीं कह सकते, हाँ 3 से डिविजिबल है। तो आप जरूर 2 को एक बार चेक कर लोगे, तो 2 नंबर जैसे चेक करोगे तो 3 से डिविजिबल तो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक बॉय है, ऑल नेचुरल नंबर्स 1 से 20 तक ऐड करता है। हाउएवर ही एडेड 1 नंबर ट्वाइस ड्यू टू विच द सम बिकम्स 215। किसी एक नंबर को डबल ऐड कर दिया, तो 20 तक को अगर मैं ऐड करूंगा तो 20 गुणे 21/2 यानी कि 210 आ जाएगा। तो 210 आना चाहिए, 215 कर दिया, मतलब कौन सा नंबर 2 बार जोड़ा है, 5 को उसने 2 बार जोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक टंकी का 6/7 भाग तेल से भरा हुआ है। 60 लीटर तेल निकालने के बाद जो टंकी है उसका 4/5 भाग भरा हुआ है, तो आपको बताना है कि क्षमता क्या है। देखो 6/7 और 4/5, आप क्या बोलोगे, टंकी की क्षमता 35 मान लें। तो पहले कितनी भरी हुई थी, तो आपने कहा 1/7 खाली था, तो 7×35 यानी कि पहले 30 वो भरी हुई थी। और अब कितनी हो गई, तो आपने कहा 5, 1/5 इसका खाली हो गया यानी कि 28। ये अभी भी इस तरह से भरी हुई है। ठीक है, तो कितने की कमी आई, 2 की। क्वेश्चन में कितना बोला गया, 60, तो 1 की वैल्यू 30 आ गई। 30 से गुणा करोगे 35 में, 35 तियाँ 105, तो 1050 ये उसकी क्षमता आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है n के किस मान के लिए 3, 4n पूर्ण घन होगा। तो 343 आपको पता है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 के बराबर। ये किसका क्यूब होता है, 7 का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 111 इस तरह से आपने जोड़ा है कितनी बार, 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो 5 बार जोड़ोगे तो 555 हो जाएगा। इसके बाद 1/2 है, 1/6 है, 1/12, 1/20, 1/30 है। तो देखो 555 के साथ 2 ही ऑप्शन है, एक में 1/6 है, एक में 5/6। अब देखो 1/6 तो है ही है, यानी कि उसके आगे जब चीज़ें जोड़ोगे तो इससे तो बड़ा ही होगा, तो 5/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQR एक काम मिल करके 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, P और Q मिलकर समान काम को 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अगर P और Q ही सिर्फ मिलकर करें तो 90 दिनों में, तो R अकेले कितने दिनों में करेगा, ये आपका क्वेश्चन हो गया। आपने कहा टोटल वर्क 360, ये इनकी एफिशिएंसी 9, इनकी एफिशिएंसी 4, तो R की एफिशिएंसी 5 आ गई। तो आपने कहा 5 है, 5 से डिवाइड कर दोगे, ये कितना आ जाएगा, 2, 36 दूनी 72। तो ये अकेले करेगा तो 72 दिनों में कर देगा बात। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ए अकेले काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी का आ गया 12, और सी अकेले काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। वे मिलकर काम पूरा करते हैं, 4500 रुपये कमाते हैं। सी का हिस्सा बताना है, तो कैसे करोगे, एलसीएम ले लो, 60, ये हो गया 6 एफिशिएंसी, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। ये जो एफिशिएंसी में रेशियो होता है उसी रेशियो में ही आपका जो अमाउंट होता है उसे भी डिवाइड किया जाता है। तो आपने कहा 6, 5, 4 में डिवाइड करोगे किसको, 4500 को। तो देखो कितना है, 6, 4, 10, 5, 15, 15 तियाँ 45, यानी कि 301 की वैल्यू आ गई। सी की वैल्यू पूछ रहा है, सी की एफिशिएंसी 4 है, 4 तियाँ 1200, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अंकित मूल्य का 3/4 भाग, देखो मार्क प्राइस का 3/4 भाग विक्रय मूल्य के सेलिंग प्राइस के 5/6 के बराबर है। तो यहाँ से देखो कुछ सॉल्व हो जाएगा, 2 से कटेगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 से कटेगा 3। तो ये MP और अगर मैं SP में रेशियो लिखूँ तो ये कितना आ जाएगा, 10 से 9। यानी कि मार्क प्राइस अगर 10 है तो सेलिंग प्राइस 9 है, तो आपने 1 का डिस्काउंट दिया होगा। तो वही आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा है, 10 पे 1 का डिस्काउंट यानी कि 10% का डिस्काउंट है। 2400 अंकित मूल्य वाली वस्तु को 1872 में बेचा जाता है, तो डिस्काउंट परसेंटेज यहाँ पे भी आपको बताना है। तो आपने कितने का डिस्काउंट दिया, देखो
400 इधर कम कर दिया और 128 इधर कम कर दिया। तो ये कितना 528 कम किया आपने कितने में 2400 पे। परसेंटेज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो 0 से 0 कट जाएगा, 24 से काट दोगे 24 दूनी 48, तो बचेगा कितना 4, 24 दूनी 48, तो ये 22% आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P और Q में रेशियो देखोगे तो 2 और 3 का है। Q और R में रेशियो देखोगे तो कितने का है 3 और 2 का। तो PQR का रेशियो कितना जाएगा 2 3 2 के बराबर। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमन, कलम और मनम की गति का अनुपात 4 5 6 है। समान दूरी को तय करने में इन तीनों के द्वारा लगे हुए समय का अनुपात क्या होगा। तो आपने कहा 4 5 6 है, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये अगर 60 इनके लिए दूरी हो तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 10 छंग 60, तो 15 12 10, 15 12 10 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 परिणामों का औसत 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटा दिया जाए, जब भी आप 2 घटाओगे तो एवरेज भी 2 से कम हो जाएगा, 16 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक परीक्षा में 140 छात्र द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं 90 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 120 है ना, जो पास वाले हैं उनका औसत अंक 120 है, टोटल कितना है 90 है, और जो परीक्षा में फेल हुए हैं उनका 90 है, तो फिर जो ओवरऑल है 140 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। 140 छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक 90 है। यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 120 है और अनुत्तीर्ण होने वालों की छात्रों की संख्या दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये संख्या है ना, यहाँ पे ये औसत अंक है और ये यहाँ पे इनकी संख्या 90 है, ये नहीं पता है हमें। ठीक है, और आपको पता है कुल संख्या कितनी है 140 है, तो बचे हुए कितने हो गए, आपने कहा ये 90 है, तो बचे हुए आपके 50 लोग क्या होंगे, ये पास हुए होंगे, ये 90 फेल हुए हैं। ओवरऑल औसत आपको ये दिया गया है। तो आप देखो यहाँ पे रेशियो कितने का है 5 और 9 का रेशियो होगा, यानी कि इसी रेशियो में ये डिवाइड हुआ होगा। तो 120 और 90 में डिफरेंस कितने का है 30 का। तो 9 की वैल्यू अगर 30 है तो यहाँ से आप 5 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखो 3 से कट जाएगा, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 10 के बराबर, 3 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू 10/3, 5 की वैल्यू 50/3 आएगी, तो ये 50/3 आ जाएगा। और ये इसमें भी क्या होगा घट जाएगा, है ना। तो 90 में से 50/3 आप घटाओगे, ये आपका आंसर आएगा। ये वैल्यू देखोगे तो कितनी आ जाएगी 16 32 16 3 48, 16 से ही 2/3, तो 90 में से आप 17 एक तरह से घटा दोगे, तो 17 घटाओगे तो कितना आएगा 73, और 73.33 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत कितना आ जाएगा 73.33। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का ढोंग करता है, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह पे 930 ग्राम यूज़ करता है। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। तो 930 ग्राम का वो कॉस्ट प्राइस लगाता है और 1000 रुपये इस तरह से कमा लेता है। तो 930 से 100 या फिर 93 से आप चले जाओगे 100 पे, या 7 रुपये का प्रॉफिट है 93 पे, तो 7/93 ये आपका वैल्यू आएगा। अगर यहाँ 91 होता तो 1/13 बन जाता, 13 7 91, और 1/13 की वैल्यू कितनी होती है 5.5365, और 15/13 13 7 91 है ना, तो 7 बार जाता है, 7 से ही 9/13 है ना। तो ये बन जाता है आपका कब, जब आपकी वैल्यू यहाँ पर 91 होती है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है 93 है, यानी कि आपने जो डिनोमिनेटर है उसको बढ़ाया है, तो एक्चुअल वैल्यू इससे कम हो जाएगी। तो 7 पॉइंट और ये 9/13 जो वैल्यू है अप्रॉक्सीमेट कितनी है, वो 7.7 के बराबर है, तो थोड़ा सा इससे कम हो जाएगी। तो 7 पॉइंट इससे थोड़ा सा कम वैल्यू 7.5 के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पेंसिल की कीमत एक कलम के क्रय मूल्य से, एक पेंसिल की कीमत, जो पेंसिल है वो अगर मैं कलम की कीमत है ना, तो कलम को कलम लिख लेते हैं, इसकी जो ये कीमत है इससे 33.33% कम है, यानी कि अगर ये 3 है तो ये 2 है। ठीक है, तो ये पेंसिल हो गई। बोला यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिलों को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर खरीदता है, ठीक है, ये दोनों के ही कॉस्ट प्राइसेस हैं। कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज दिस लेस देन पेन। फिर मैन सेल्स 4 पेंसिल है ना, तो 4 पेंसिल आप सेल कर रहे हो, तो 4 का जो सेलिंग प्राइस है किसका पेंसिल का, वो किसके बराबर है 5 कलमों के क्रय मूल्य, तो 5 × 15 पे सेल कर दिया, तो एक पेंसिल का सेलिंग प्राइस कितना आ गया 15/4 के बराबर।
तो बताना है उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो आपने 2 रुपये की चीज़ को कितने में सेल कर दिया, 15/4 पे, या मैं 4 से दोनों तरफ गुणा कर दूं तो 8 की चीज़ को आपने 15 पे सेल कर दिया, यानी कि 7 का प्रॉफिट कमाए कितने पे, 8 पे। तो 7/8 यही आपका प्रतिशत हो जाएगा। 7/8 कितना होता है, 1/8 होता है 12.5। 100 में से कम कर दोगे तो 87.5, ये उसका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होती है। तो त्रिज्या में वृद्धि हो रही है 2 से 3 की, तो क्षेत्रफल में 2 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 से 9, तो 5 का आपका प्रॉफिट होगा 4 पे। 1/4 कितना होता है 25%, तो ओवरऑल 125% ये इसका प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि होती है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है। 35 को लिख सकते हैं 100 से 135, 10% यानी कि 10 से 11। तो आपको बताना है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बेलन का वो क्या होता है 2πRh, है ना। तो यहाँ पे रेडियस और हाइट दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये आपका आ जाएगा 1000 से 135 गुणे 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी 5, 5 3 8, 3 1 4 और 1, तो 148.5, या दशमलव लगा दोगे तो ये हो जाएगा 100 से 148.5, या आपका प्रॉफिट या परसेंटेज में इंक्रीमेंट जो पूछा गया वो 48.5 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक नाव 20 मिनट में 2 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 3 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, ठीक है। तो ये धारा के प्रतिकूल कितना 2 किलोमीटर और धारा के अनुकूल कितना 3 किलोमीटर जाती है, और ये सब कुछ होता है 20 मिनट के अंतराल में। बाद में वह 53 मिनट में 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 7 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 2 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ये हो रहा है 53 मिनट में। तो आपको बताना है शांत जल में नाव की चाल क्या है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आप m और n की वैल्यू को अगर गैस करना चाहोगे तो आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, यानी कि आप यहाँ पर अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो r में कन्वर्ट करोगे वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो आप कहोगे 2/m प्लस, ठीक है, 3/n, जहाँ पे n यहाँ पर क्या है अनुकूल है ना, अनुकूल वाला n हो गया है। तो ये वैल्यू कितनी आपको है मिनट में, तो यहाँ पर ये भी जो आपका m और n स्पीड्स होंगी वो किलोमीटर पर मिनट में होंगी, तभी ये सॉल्व होगा, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर क्या है 7/m प्लस 2/n, ये इसके बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे ये इक्वेशन काफ़ी अच्छे से सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये बनेगी 2n प्लस 3m बराबर में 20mn, और इसी तरह से यहाँ पर बन जाएगी 7n प्लस 2m बराबर में 53mn के बराबर, ठीक है। तो mn के फॉर्म में ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब क्या कर सकते हैं, देखो mn को या किसी एक को हटाने के लिए m को अगर मैं मतलब ऐसे तो इसको डायरेक्टली तो सॉल्व होगी नहीं है क्योंकि अच्छी खासी इक्वेशन है, या फिर आप इसको ऐसे ना करो, है ना, सिंप्लीफाई इस तरह से ना करके क्या करते हैं यहीं पे ही सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें गुणा कर देते हैं 2 से और इसमें गुणा कर देते हैं 3 से, तो ये क्या बन जाएगी, देखो 2 से गुणा करोगे तो ये 40 बराबर हो जाएगा 4/m प्लस 6/n के, और इसमें जब 3 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 53 में 3 से गुणा होगा तो 159, और यहाँ पर हो जाएगा 21/m और ये 6/n होगा। तो इसमें से इसको घटा दोगे तो 6/n से 6/n कट जाएगा, 21 में से 4 जाएगा तो ये कितना बचेगा 17 तो 17/n, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, 17/m जो हो जाएगा ये किसके बराबर आ जाएगा 159 में से ये घटाओगे तो 19, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 सत्ते, है ना, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/7। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये किलोमीटर पर मिनट में है। अगर आप घंटे में इसको निकालोगे तो किससे 1 मिनट में 60 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 60/7 ये आपकी स्पीड आ गई किसकी जब अपोजिट चलता है, ठीक है। तो ये किलोमीटर पर आर में आ गई है, ठीक है। तो 60/7 ये वैल्यू है, या फिर आप 1/7 यहाँ पे किसी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं पुट करता हूँ 1/7 किसकी वैल्यू m की, तो 1/7 है तो यहाँ कितना 14 हो गया। 14 अगर 20 में से घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 6 जो है वैल्यू 3/n की, या n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/2 के बराबर। 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 30, ठीक है। तो 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड आ गई जब डायरेक्शन में जाओगे डाउनवर्ड्स, है ना। तो डाउनवर्ड्स जाने पे आपकी अप डाउन स्ट्रीम में ये स्पीड है और अप स्ट्रीम में ये स्पीड है। आपसे क्या पूछ रहे हैं
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 30 और 60/7 और हाफ करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 21 210 और 60 जोड़ोगे 270/7, हाफ करोगे तो 135/7, ये इसका आंसर आएगा 135/7। ठीक है, तो ये अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। अगर इसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी सिंपल होती हैं तो हम लोग गेस कर पाते हैं, अदरवाइज इस तरह से आपको पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और इसका कोई फिर शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये अगर आप में से कोई जानता है कोई बढ़िया शॉर्टकट है तो प्लीज़ शेयर करो कमेंट्स में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्रेन है एक कार से 25% तेज़ी से दूरी तय कर सकती है। ठीक है, ट्रेन है कार से 25% तेज़ी से, यानी कि अगर कार की स्पीड 4 है तो ट्रेन की 5 है। दोनों समान समय से एक स्थान से ए से प्रारंभ होते हैं और समान समय पर एक स्थान दूरी पर 165 किलोमीटर पहुंचते हैं। ट्रेन स्टेशनों पर रुकने की वजह से क्या होती है, जो भी 40 मिनट का समय लेती है, और ट्रेन और कार की गति क्या है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, स्पीड है तो जो टाइम होगा वो 4 और 5 होना चाहिए था, लेकिन ट्रेन क्या होता है एक टाइम ज़्यादा लेती है, दोनों बराबर ही लेते हैं। तो ये एक की वैल्यू क्वेश्चन में कितना 40 मिनट दे दी गई है, तो आप यहाँ से वो वैल्यू निकाल लोगे जो 120 से कट रही हो या ईजिली आ जाए। तो ये कितना हो जाएगा, 160 मिनट इसका एक्चुअल टाइम है और इसका कितना है 200 मिनट टाइम है। तो ट्रेन और कार की गति में अंतर आपको बताना है, तो आप पहले तो गति किसी एक की निकाल लो। तो 200 मिनट है ना ये, तो मैं कार की गति निकाल लेता हूँ। तो कार की गति कितनी आ जाएगी, तो आपने कहा 165 किलोमीटर और डिवाइड किससे करेंगे 200 मिनट, और 1 मिनट में 60, ये आपका इस तरह से 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया और ये वैल्यू किस में बन गई, किलोमीटर पर आवर में। तो ये जो वैल्यू है ये कार की है, यानी कि ये 4 की वैल्यू है। तो अंतर बताना है, तो 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का। तो 1 का अंतर कैसे निकालोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही 4 से डिवाइड करूँगा अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 0 से 1 0। ठीक है, 2 से कटेगा, यहाँ पर आएगा 3, 2 से कटेगा ये आएगा 2। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 1 5 3 15, 5 से कटेगा ये 4। तो 33 का गुणा 3 में करोगे 99/8, ये वैल्यू आ जाएगी 99/8। ये वैल्यू किसकी आ गई है, अंतर की। मैंने डायरेक्टली अंतर निकाल लिया। ठीक है, कार की स्पीड निकाली 4 और 4 और 5 में अंतर 1 का है, तो 1 की वैल्यू मैंने डायरेक्टली निकाल दी है। तो 99/8 कितना आ जाएगा, 12 8 96। तो 12 8 96 हो गया, और 1/8 कितना होता है 0.125, तो 3 से गुणा करोगे तो 0.375 के बराबर। तो 12.375 ये इसका अंतर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, एक राशि 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि राशि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है तो ब्याज जो है वो 324 रुपये बढ़ जाता है। उधार दी गई राशि रुपए में क्या थी, ये आपका क्वेश्चन है। उधार दी गई राशि रुपए में क्या है ये आपको बताना है। देखो अब 18% है, 18% तो वार्षिक के लिए हो गया, लेकिन अगर अर्धवार्षिक रूप से होगा तो 9% और 9% हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो वाले नंबर्स ले लेता हूँ, यानी कि 10,000 मैंने मान लिया। ठीक है, 10,000 पे अगर 1 वर्ष के लिए देखते तो 1800 रुपये बनता। लेकिन अगर इस तरह से देखेंगे अर्धवार्षिक रूप से, तो पहले साल में कितना ये बनेगा 900, और अगले वर्ष में 900 तो बनेगा ही, इस 900 का 9% यानी 81 रुपये और बनेगा। तो आपके अकॉर्डिंग जो अंतर आया वो 81 का है। क्वेश्चन में 324 है, कितने से गुणा किया गया, 8 चौको 32, 4 से। तो जो एक्चुअल अमाउंट है उसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल अमाउंट या उधार दी गई राशि हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि एक निश्चित राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 5 गुना हो जाती है, यानी कि 4 रुपये ब्याज मिलता है 3 वर्षों में, आपको क्या करना है 13 गुना करना है। तो 13 गुना करने का मतलब 12 ब्याज चाहिए। 4 है 3 वर्षों में, तो कितने से गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 3 वर्षों में भी 3 से गुणा होगा, 9 वर्षों में ये 13 गुना हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 5 टीमों के खिलाफ कोहली और शर्मा द्वारा बनाए गए रनों को दर्शाता है, 5 टीमों के द्वारा। ठीक है, तो ये P हो गया, ये Q, ये R, ये S और ये T हो गया। ठीक है, आपको बताना है 5 टीमों के खिलाफ शर्मा द्वारा बनाए गए कुल रन 5 टीमों के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए कुल रनों का कितना प्रतिशत है। तो कोहली द्वारा बनाए गए रनों को तो आपको जोड़ना पड़ेगा। तो कोहली के बनाए गए रन कितने हैं, ये ऊपर वाले हैं, तो ये कितने हो गए 3500, और इधर में 8 5 1300, तो ये टोटल हो गए, उसने बनाए हैं 4800 रन बनाए, किसने, कोहली ने बनाए हैं। अब कोहली द्वारा बनाए गए रन ये हो गए, तो शर्मा द्वारा बनाए गए रन कोहली द्वारा बनाए गए रनों का कितना प्रतिशत है, तो इसको भी आपको जोड़ना पड़ जाएगा।
8 और 7 15 और 1000 ये 25 25 और यहाँ पे भी ये कितना है 25 25 5000 के बराबर है। तो 48 से 50 का आप रेशियो निकाल रहे हो तो 100 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा? 200 ज़्यादा है। 200 निकाल लो बस, कितना है 4800 का, या 1/24। 1/24 कितना होता है? 4 सही समथिंग है ना। 1/24 जो होता है वो आपका परसेंटेज में निकालोगे तो 24 चौक को कितना हो जाएगा? 96। तो ये इस तरह से 4 पॉइंट समथिंग आता है। तो 100% तो ज़्यादा है ही है 4800, और 200 और ज़्यादा, यानी कि 4 पॉइंट समथिंग % ये आपका ज़्यादा है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 104.16। टीम एस के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए रन टीम एस के खिलाफ शर्मा द्वारा बनाए गए रन से कितने प्रतिशत अधिक हैं? ठीक है, तो टीम एस के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए रन शर्मा द्वारा बनाए गए रनों से कितने प्रतिशत अधिक है? आपने कहा 700 अधिक है। 7/5 आपको निकालना है। 7/5 कितना आ जाएगा? कोहली द्वारा कितना अधिक है? टीम एस के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए रन टीम एस के खिलाफ शर्मा द्वारा बनाए गए रन से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, कोहली के 500 हैं और ये शर्मा के 1200 हैं, तो 700 कम है 1200 में, तो 7/12। 1/12 कितना होता है? 1/12 होता है 8.33। तो इसमें 7 से गुणा कर दोगे, 8 7 56, और ये आपका बन जाएगा 2.33। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपका हो जाएगा 58.33 के बराबर। ठीक है, कंपैरिजन सिर्फ आपको देखना था। 12 पे देखोगे तो ये वैल्यू 100 से कम हो जाएगी, वही 5 पे देखते 700 तो ये ज़्यादा वैल्यू हो रही थी। इसी वजह से ये जरूर देखना है कि शर्मा जो है वो ऊपर है। ठीक है, इस बार शर्मा के ज़्यादा हैं। टीम क्यू और आर के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए कुल रन और टीम क्यू और आर के खिलाफ शर्मा द्वारा बनाए गए कुल रन के बीच क्या अंतर है? ठीक है, क्यू और आर, तो क्यू और आर देख लो। क्यू और आर यहाँ पर हैं, तो ये कौन है? शर्मा जी हैं। ये 1700 बनाते हैं और कोहली जी कितना बनाते हैं? ये 2500 बनाते हैं। तो अंतर कितने का है? 3 और 5, 800 का अंतर है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 5 टीमों के खिलाफ कोहली द्वारा बनाए गए कुल रन क्या है? तो कोहली का रन आपने जोड़ा हुआ है, कितने हैं? 4800 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। यदि एक शंकु की ऊंचाई 4 गुना हो जाती है और धात की त्रिज्या 2 गुना हो जाती है तो दिए गए शंकु का आयतन और नए शंकु के आयतन में क्या अंतर आएगा? ठीक है, आपने जो हाइट है उसको क्या कर दिया? 4 गुना कर दिया, 1 से 4, और त्रिज्या को 2 गुना कर दिया, 1 से 2, तो ये 1 से 8 हो जाएगा। तो 8 गुना इसका आपका वॉल्यूम ऐसा हो जाना चाहिए। लेकिन वॉल्यूम में क्या होता है? रेडियस का तो स्क्वायर रहता है, यानी कि ये भी 1 से 4 हो जाएगा। तो 1 से 4 और 1 से 4 1 से 16 हो जाएगा भाई, है ना। तो ये इसका करेक्ट आंसर 1 से 16 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। समलंब है चतुर्भुज की समांतर भुजाएं, पैरेलल साइड्स आपकी दी गई 26 और 40। तो क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये h मान लो। ये 792 के बराबर दिया गया। 2 से काट दोगे 13, 2 से काटोगे 20, 20 और 13 33। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 33 से डिवाइड कर दोगे देखो 33 से 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 66। 2 में एक ही ऑप्शन है, 24 इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या बोला है। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। पाई आर स्क्वायर जो है वो बराबर है वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। तो वृत्त के व्यास और वर्ग के विकर्ण का अनुपात क्या है? वृत्त का व्यास क्या होता है? ये होता है 2r, और विकर्ण कितना होता है? a√2। इनके बीच का रेशियो बताना है। तो आपने कहा r और a का रेशियो निकाल लेते हैं। r और a का रेशियो कितना होगा? ये हो जाएगा 1/√पाई के बराबर। इसमें 2 से गुणा करते हैं तो इसमें भी 2 से गुणा हो जाएगा। इसमें √2 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी √2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी √2/√पाई के बराबर। √2√पाई ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, परिमाप कितना है? 40 है। तो आपने कहा हर एक साइड कितनी हो जाएगी? 10 के बराबर। इसका एक विकर्ण कितना है? 16 के बराबर। आपने कहा एक विकर्ण 16 है तो ये साइड 8 हो जाएगी। 8 10 तो ये कितना हो जाएगा? 6। तो 6 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 12। तो एक विकर्ण 16 है, दूसरा विकर्ण 12 है। आपसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, हाफ d1 d2। तो हाफ 16 गुणे 12, ये आपका आंसर आ जाएगा 12 × 96, 96 विल बी द राइट आंसर। दो समरूप वृत्त एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित करते हैं कि उनके केंद्र और वे एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं वे मिलकर 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का निर्माण करते हैं। अच्छा देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो 2 सेंटीमीटर वाले वर्ग का निर्माण कौन कौन कर रहे हैं? आपने बोला कि वो 4 पॉइंट्स एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। कौन से 4 पॉइंट्स? 2 तो उसके सेंटर हो गए,
और सेंटर जो है उनकी ये नहीं बताया गया है कि वो किस सेंटर या रेडियस नहीं पता है हमें कितनी है, बस हमें ये पता है कि ये दो सर्कल्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सर्कल जैसे नहीं लग रहे हैं बट ये आप इनको सर्कल की तरह ट्रीट करना, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेडियस डायरेक्टली पता चल जाएगी कि ये कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि प्रतिच्छेदन बिंदु भी 2 पे हैं क्योंकि ये वर्ग है ना। तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। लेकिन ये एक दूसरे से बीच इनकी दूरी सेंटर की कितनी है, तो ये आपको पता है। एक स्क्वायर के जो डायगोनल की लेंथ होती है कितनी होती है, a√2, तो ये 2√2 है, यानी कि बड़ा है। यानी कि आप बोलोगे कि 2 अगर है तो 2 यहाँ कहीं तक रहेगा और इसकी तरफ से देखेंगे तो यहाँ कहीं तक, है ना। तो ये जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी इतनी ही इसकी रेडियस है, रेडियस इसकी यहाँ तक ही आएगी, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको क्या करना है, आपको बताना है उस हिस्से का क्षेत्रफल बताइए जो दोनों में क्या है, समान है। तो दोनों के लिए समान कौन सा है, तो आप ये क्लियरली देख पा रहे होगे कि ये वाला पार्ट, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है कि इस पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, लेकिन अगर आपने तब कॉन्सेप्ट सीखा होगा ना कि फॉर्मूला याद करने के बजाय, तो आप शायद चीज़ों को यहाँ पर भी अपने तरफ से ही कर पाओगे। देखो, अब मैं इस हाफ फिगर को यहाँ पर बना रहा हूँ। कौन सा हाफ फिगर, ये, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरह से है और ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसके लिए सेंटर कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर, ठीक है। अब देखो, ये बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90 होता है। तो अगर मैं हाफ एंगल पूछूंगा तो 45 होगा। इसी तरह से ये भी स्क्वायर होता है तो ये टोटल एंगल कितना, 90 होता है। लेकिन अगर मैं हाफ एंगल पूछूंगा तो ये भी 45 होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, क्या पूछूं, कि ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया बताओ, तो इसका एरिया कितना होगा। आपने कहा कि ये कंप्लीट अगर सर्कल मैं ड्रॉ कर दूं, कंप्लीट सर्कल ड्रॉ करूंगा तो 360 के लिए एरिया कितना होता है, 360 के लिए जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 45 के लिए देखूंगा तो क्या हो जाएगा, 45/360 पाई आर स्क्वायर के बराबर। मैंने कहा सेम वे में अगर आप इस तरह से निकाल सकते हो तो एक बार इस वाले का भी एरिया बताओ। तो आपने कहा इसका एरिया भी तो सेम ही होगा, क्योंकि रेडियस तो दोनों के ही सेम है, स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो आपने कहा इसका मतलब मैं इसका डबल कर दूं। तो ये अब आपने जो एरिया निकाल दिया, ये किसका एरिया आ गया, आपने बोला ये इन दोनों पार्ट्स का एरिया आ गया, तो सम मैंने कर दिया तो ये डबल हो गया। अब इसमें ये जो पार्ट हमें चाहिए, स्पेसिफिक जो पार्ट चाहिए, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, 2 बार ऐड हो रही है। और ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है जो कि हमें चाहिए ही नहीं, जिसे मैं रेड से इस तरह से ये डिनोट कर रहा हूँ। तो अब आप क्या करोगे, और ये वाला पार्ट जो चाहिए वो 2 बार ऐड हो रहा है, तो आप क्या करोगे, इसी में से घटा दोगे, किसमें से, 90/360 यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर बाई 4 में से कितना पार्ट घटा दोगे, जो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा। कौन सा, ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे एरिया निकालोगे, देखो ये 2 है, ये कितना है, 2√2 का हाफ कर दोगे तो ये √2 है। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 2, तो ये भी √2 आ जाएगी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो √2 इंटू 2/2, तो ये 1 आ गया। इसका एरिया कितना आ गया, 1, तो इतना ही इसका भी एरिया होगा, यानी कि 2 के बराबर। तो ये आप इसमें से घटा दोगे तो ये वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो पाई-2 के बराबर ये एरिया आ गया। और आपको जो चाहिए वो क्या है, डबल है, ना सिर्फ ऊपर है बल्कि यही पार्ट नीचे भी है। तो यही पार्ट अगर नीचे भी है तो इसका ही आपको डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2π-4 के बराबर। तो ये इस क्वेश्चन का 2π-4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आता है y0 x की वैल्यू 3, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 के बराबर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको x + 1/x डायरेक्टली 9 गिवन है, क्यूब करना है, 9 का क्यूब 729 माइनस 9 त्रिक 27, घटा दोगे 702, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। a + b + c 3 दिया है, आपको फाइंड आउट करना है 1/a, और एक और टर्म है यहाँ पर 1/a - b। अच्छा देखो, अगर ये आपका जो टर्म है इसको मैं क्या करूँ, एलसीएम ले लूँ, तो एलसीएम में कितना आ जाएगा, 1/1 - a, 1 - b, 1 - c। ऊपर में क्या बचेगा, 1 - a बचेगा, प्लस 1 - b बचेगा, प्लस 1 - c बचेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ना, अच्छा क्वेश्चन है, आसान है। जैसे ही आप जोड़ोगे तो यहाँ बन जाएगा 3, a + b + c माइनस में आएगा, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में पहले से ही 3 दे रखी है, कट जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। न्यूमरेटर अगर 0 है तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, 0 ही इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है a² + b² मल्टीप्लाई किया a - b से, यहाँ पर a³ - b³ है, तो a - b अगर मैं कॉमन ले लूँ,
ए माइनस बी जैसे ही कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से आप माइनस करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब में से ए माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, आपका माइनस का ए बी आ जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी आपने कॉमन ले रखा है, नीचे में क्या है, ए माइनस बी आपका बचेगा कैसे, ए बी अगर मैं कॉमन ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए माइनस बी बचेगा, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, ए बी से आप काटोगे तो -1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, -1 विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी आप कई बार रिपीट कर चुके हो, तो x-1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पर इसकी पावर डबल 256 - 1 डिवाइडेड बाई x-1। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, DEF एक समद्विबाहु त्रिभुज है DEF, और DE और DF की वैल्यू कितनी है, ये 60 और 60 है, EF की वैल्यू 96 है। आपको क्या करना है, DG आधार पर EF एक माध्यिका है, EF पर DG एक माध्यिका आपने इस तरह से ड्रॉ कर दी, तो ये 96 और 96 है, तो ये कितना हो जाएगा, आधा 48 और 48 हो जाएगा। आपको DG की लंबाई बतानी है, ये 48 है, यही माध्यिका ही परपेंडिकुलर भी हो जाएगी, तो 12 से कट रहा है, 12 चौको 48, 12 पंचे 60, 12 तियां 36, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है AD और AE क्या है, एक त्रिभुज ABC में AD जो है वो क्या है, BAC इसके द्विभाजक हैं, यानी कि एंगल बाइसेक्टर है इस तरह से। और जो AE है ना, AE कहाँ पर है, यहीं से ही जा रही है, BAD अच्छा ये इसका भी बाइसेक्टर है, ठीक है। और आपको क्या दिया गया, BAE अच्छा ये एंगल दिया है 30, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये 30 30 60 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा। आपको दिया जा रहा है AE की लेंथ कितनी है, 9 सेंटीमीटर, ये AE की लेंथ 9 है, और EC की लेंथ कितनी है, ये आपको दिया गया 15 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ये एंगल कितना फॉर्म हो गया, टोटल ये 90 फॉर्म हो गया, ये 9 है, ये 15 हो गया, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 12, तो 9 12 15 ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा। तो AC की लेंथ कितनी आ जाएगी, 9 12 15 से ये आपका 9 12 15 हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है AEC का क्षेत्रफल, अरे तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हाफ 12 गुणे 9, तो ये 12 9 या 108, आधा कर दोगे 54, ये इसका करेक्ट एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, PQR का परिकेंद्र, PQR का परिकेंद्र क्या है, O है, ठीक है। परिकेंद्र क्या होता है, जहां पर एंगल अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाता है। आपको दिया गया QPR, ये कितना है, QPR 55 है, तो ये कितना हो जाएगा 110, और QRP ये टोटल कितना है 75 है। तो आपको OPR ये वाला मान आपको फाइंड आउट करना है, OPR, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, आपको और कुछ दिया गया क्या क्वेश्चन में, QPR 55 है और ये 75 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, आपने कहा 75 और 55 ये जोड़ दोगे 130, तो बचा हुआ ये 50 होगा। अगर ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा, जस्ट डबल, और ये अगर 100 है, ठीक है, आपको और ये 100 दिया है, OPR का मान आपको फाइंड आउट करना है बस। तो OPR यानी कि ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है, कैसे कर सकते हैं देखो। अच्छा देखो, क्योंकि ये परिवृत्त होता है, यानी कि ये यहाँ से इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये दोनों असल में क्या होती हैं, रेडियस होती हैं, जो कि इक्वल रहेगी। तो अगर ये 100 है तो ये दोनों कितने आ जाएंगे, हाफ हाफ इक्वल इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 80 आधा आधा डिवाइड कर दोगे तो ये 40 के बराबर, OPR या ORP दोनों ही 40 के बराबर होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 120 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो ये 32 आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये 60 हो गया। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, कुछ कॉमन है देखो, 15 चौको 60 है, तो ये आपका 15 हो गया, यहाँ 32 है, तो ये अगर मैं 4 कॉमन लूँगा तो यहाँ पे 15 है, अगर इससे 4 कॉमन लूँगा तो 8, तो इससे 4 कॉमन लेने पे ये 17 बनेगा, तो 17 चौको 68, तो ये आपकी अगर पूछा जाता है क्या वृत्त की त्रिज्या, तो ये 68 के बराबर आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज ABC में AL BM और CN का प्रतिच्छेदन बिंदु, जबकि AL BM और CN क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं ना, परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आपको कहाँ पर मिल रहा है, ABC का A का L पे, B का M पे, और C का कहाँ पर है, N पे, ये इस तरह से, और प्रतिच्छेदन बिंदु O हो गया है। बोल रहा है OA की लेंथ कितनी है, 16 है, तो ये कितनी हो जाएगी 8, टोटल इसकी हाइट कितनी आ जाएगी 24, हाइट अगर 24 है, आपसे क्या पूछा, अर्ध परिमाप बताना है। आप बोलोगे कि जो हाइट होती है वो a√3/2 होती है, तो यहाँ से साइड कितनी आ जाएगी 48/√3। आपको परिमाप अगर पूछता तो 3 से गुणा कर देते, अर्ध परिमाप पूछ रहा है 3/2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 24, √3 से कटेगा 24√3, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
दोनों एंगल्स का सम 90 है। tan थीटा, थीटा कितना हो गया 60, तो फाई कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 60 माइनस 30 करोगे तो 30, cos 30 या sin 60, ये वैल्यू √3/2 के बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ये बराबर है √3/2 के और cos भी बराबर है √3/2 के। cos और sin आपस में कब बराबर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने पर, यानी कि इन दोनों का सम कितना 3y से 3y कट जाएगा। 6x की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15, 15 45, 15 चौको 60, 15 55, 15 छक्का 90, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 15 है तो ये कब होता है 60 पे, तो 15 दूनी 30, तो 3y की वैल्यू भी कितनी होगी 30 के बराबर, यानी कि y की वैल्यू 10 डिग्री के बराबर आ जाएगी। आपसे पूछा tan 6x माइनस 3y की वैल्यू बताओ, तो tan में 6x करोगे तो 15 छक्का 90 माइनस 30 कर दोगे तो tan 60 यानी कि √3 के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, cot थीटा को cos अपॉन साइन लिख देंगे, तो ये sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। आपसे cos 2 थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। cos 2 थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर कर दोगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो ये आपका कितना बन जाएगा 2 से कट जाएगा 8। 1 माइनस 9/8 यानी कि -1/8 के बराबर हो जाएगा। एक व्यक्ति ने देखा 15 मीटर की ऊंचाई वाले एक खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो ये अगर 30 डिग्री है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये √3 के बराबर होगा। तो खंबे से व्यक्ति की दूरी क्या है, तो आपने कहा √3 से गुणा कर दो, 15√3 इसका करेक्ट आंसर हो गया। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 7 है, तो अगर +1 कर दूं दोनों तरफ तो ये कितना हो जाएगा 8, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 से काट दोगे 4, स्क्वायर रूट ले लोगे 2, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 1/2। तो आपसे थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा पहले चतुर्थांश में है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 के बराबर, तो ये 30 डिग्री का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपको दिया गया है सेविंग्स है, एजुकेशन है, फूड पे है, रेंट पे है और क्लॉथिंग पे खर्च दिया गया है, ठीक है। बोल रहे ईंधन कौन सा होता है आपका, इंग्लिश में देखो फ्यूल है, फ्यूल तो कहीं भी दिया नहीं है, ठीक है। फ्यूल और कपड़े पर व्यय का अनुपात कितना है 4 और 3 है, ठीक है। तो फ्यूल पे कितना है 4 है, अगर क्लॉथ पे कितना है 3 है। आपने क्लॉथ पे कितना 15% खर्च किया, तो 3 की वैल्यू 15 है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितने से 5 से गुणा हुआ है तो 20% के बराबर हो जाएगा। तो बोल रहा है ईंधन पर व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण कितना होगा। अब देखो 20% मतलब कितना होता है 20/100, लेकिन आपको 100 की जगह पे 360 में अगर रिप्रेजेंट करोगे तो कितना आएगा, आपने कहा ये हो जाएगा 36 दूनी 72 डिग्री के बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो यदि कपड़े पर किया गया वह 3000 है, कपड़ा कहाँ है क्लॉथ है 15%, आपने कहा 15% की वैल्यू 3000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 200 के बराबर। शिक्षा पर किया गया वह, शिक्षा कहाँ है सेविंग्स हो गई, शिक्षा है 26, तो 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5200 के बराबर। अगला क्वेश्चन, खाने पर किया गया व्यय बचत पर किए गए व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। खाने पर कितना व्यय किया गया है 23, बचत पे कितना है 20, तो 20 से अगर देखा जाए तो 23 3 अधिक है, तो 3/20, या फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 3 15 के बराबर, तो 15% ये अधिक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोले शिक्षा पर व्यय के क्षेत्र द्वारा बनाया गया केंद्रीय कोण क्या होगा। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया व्यय, तो शिक्षा के क्षेत्र में 26% आपने व्यय किया है, तो 26% यानी 26/100 है, 360 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक 0 से एक 0 कटेगा, 6 का गुणा 6 में करोगे तो ये आएगा 6, 3 हासिल है ना, तो 6 आपका आना चाहिए, और 10 से आप अच्छा यहाँ पर क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू है इस तरह से, तो ये आपकी कितनी 93.6 बनना चाहिए इसको। 6 और 3 9 है, तो 9 से कटेगा भी, तो देखो ये 9 से और कोई नंबर कट रहा है, 8 और 8 16 और 2 18, तो ये भी कट रहा है, 4 3 7 ये तो नहीं कटेगा और ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो आपने कहा कि ये 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, और फर्दर चेक कर लो, या आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे आंसर तो यही आ जाएगा, ठीक है। 6 से देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 26 है कितना 78, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, और सॉरी 6 8 5 13 3 हासिल लगे 1, तो 936, ठीक है। तो 93.6 ये इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से ही देख सकते हैं, 6 का 6 से गुणा करोगे तो 6 आएगा, 10 से डिवाइड करोगे तो दशमलव के बाद 6 आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति का कुल वेतन 50,000 है तो किराए पर कितना व्यय रुपए में होगा। तो किराए पर व्यय कितना कर रहा है 16%। तो अगर 50,000 है तो 16% इसका निकाल लो भाई। अगर देखो इसका डबल कर दूँ मैं, कितना 50 है और 3 जीरो है तो 100 और 3 जीरो कर दूं। अगर 1,00,000 रुपये उसके पास केवल वेतन होता तो 16 इसमें से 16,000 ये खर्च कर देता, लेकिन उसका वेतन कितना है 50,000 है तो कुल कितना खर्च करेगा 8,000 के बराबर, हाफ इसका खर्च करेगा। क्लियर है। तो ये आपका 5 जुलाई शिफ्ट 1 CPO का पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।